हेलो एवरीवन। आशा रखता हूँ कि आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। इस वीडियो में हम आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन कौन से ऑप्शंस है ये बताने जा रहे हैं। ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूँ। एज्यूम कीजिए आपके घर के पास एक शॉपिंग मॉल है, तो आपको शॉपिंग मॉल जाना है तो आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है यानी कि शॉपिंग मॉल कितना दूर है। बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो आप क्या करेंगे, बाई कार जाएंगे। थोड़ा पास में रहेगा तो आप बाइक से जाएंगे और बहुत पास रहेगा घर के तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे। देखा दोस्तों, आपने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किया, तो डेस्टिनेशन। जिस तरह से डेस्टिनेशन रहेगा उसी हिसाब से आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर रहे हो। उसी तरह दोस्तों, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। दुनिया में 7 ही ऐसे एसेट्स क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। वो है डेब्ट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, आर्ट, कमोडिटी और फॉरेक्स। ये 7 ऐसे एसेट्स क्लास है जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्स्ट फोर में डेब्ट, इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड। आइए हम शुरुआत करते हैं। जो बेसिक्स पहले सेविंग्स है, सेविंग के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। सेविंग के लिए अगर हम ऑप्शंस देखने चाहें तो सेविंग के लिए हमारे पास जो हार्ड कैश है हमारे घर पे जो रहता है वो एक कैश, वो भी एक तरह का सेविंग है। फिर बैंक सेविंग अकाउंट में हम लोग जो पैसा रखते हैं, फिर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, फिर बैंक के जो कुछ रिकरिंग प्लान्स हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक तरह का आपका सेविंग्स ही हुआ है। उसके बाद है दूसरा है पोस्टल स्कीम्स। पोस्टल भी एक तरह का ये सेविंग्स का स्कीम चलाते हैं जिसमें आप पोस्टल ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, जिसमें 7.2% के आसपास का आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो तकरीबन 5 ईयर्स के लिए रहता है। फिर एक पोस्टल टाइम डिपॉजिट है जिसमें आपको 7%, 7.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है, जिसका टेन्योर है 10 ईयर्स का। और दूसरा एक इनकम प्लान वो लोग चला रहे हैं जिसमें आपको एवरी मंथ इनकम मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद है स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम में अगर हम देखने जाएं तो पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड के लिए है, 10 ईयर्स की जो एज रहती है उनके लिए। और पीपीएफ काफ़ी एम्प्लॉयज़, काफ़ी बिजनेसमैन ये पीपीएफ में अपना पैसा लगाते हैं क्योंकि एवरग्रीन पहले से काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक तरह का स्टार्ट किया हुआ है जो 5 ईयर्स के टेन्यूर में मिलता है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, ये सारी काफ़ी पहले से चलती आ रही है स्कीम्स है। उसके बाद दूसरी एक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये एक इनकम प्लान है। इनकम प्लान गवर्नमेंट चला रही है जो आने वाले समय में जो लोग ओल्ड एज होंगे उनको फिक्स इनकम देने के लिए ये एक प्लान है। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो आरबीआई का बॉन्ड, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इशू किया हुआ है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो तकरीबन 7 ईयर्स के लिए है। अभी इंश्योरेंस के लिए आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मैंने इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में क्यों लिया। इंश्योरेंस को अगर मैं बोलूं तो इंश्योरेंस एक तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट को बचाता है। किस तरह से, आइए हम लोग देखते हैं। मैं पहले बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस की। ऐसा कभी ना हो कि हम बीमार पड़े और हमारे कोई खर्चा आए तो हमारा सेविंग्स ज़ीरो हो जाए, लेकिन हमारी हेल्थ कभी भी बिगड़ सकती है, हम कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसके कारण हमें काफ़ी बड़ा सा खर्चा आता है। तो उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं कि जो आपके काफ़ी खर्चे को कम कर सकता है। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस। आज आपकी फैमिली में जो एक सिंगल अर्निंग मेंबर है, अगर उसको कुछ हो जाता है, डेथ या ऐसा कुछ, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट आएगा उससे उसकी फैमिली चलेगी पीछे आने वाले समय में। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर अर्निंग मेंबर या तो फैमिली मेंबर्स का किसी का भी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी काम आएगी। होम इंश्योरेंस, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद एक अच्छा सा आपने घर बनाया और उस घर को अगर कुछ हो जाता है
तो आपके पास उसका आधार क्या रहेगा, तो ये होम इंश्योरेंस है वो आपको बेनिफिट करेगा। ये कंप्लीट प्रोटेक्शन आपके पैसे, आपकी वेल्थ, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग्स सबको ये बचाएगा। इसलिए एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट ही है जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कुछ पेंशन स्कीम्स चल रही है कि जो आने वाले समय में आज जो यंगस्टर हैं या जो आने वाले समय में जो जॉब करेंगे उसके बाद वो ओल्ड एज हो के बाद में उनको रिटायर्ड लाइफ जीनी है, उसके लिए कुछ पेंशन प्लान्स चल रहे हैं। जो कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो प्लान्स चला रही है जो पेंशन एंड एन्युटी प्लान्स है। फिर एक गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन स्कीम्स है वो एक तरह से चल रहा है। उसके बाद अटल पेंशन योजना और पीएम श्रमिन योजना भी चल रही है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों आपके माइंड में लास्ट प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चन तो रहेगा, इक्विटी शेयर्स क्या है। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसे हमने पीछे देखा था हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। अभी आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। इक्विटी शेयर्स एक्चुअली में क्या है। इक्विटी, अगर हम एक कंपनी को ले लें तो कंपनी को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है हर दिन हर समय के लिए, तो उसके लिए इक्विटी शेयर्स का जो पैसा रहता है वो उसके बहुत ही काम आता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स है क्या। एक एग्जांपल लेते हैं, ये है मिस्टर जॉन जो आइसक्रीम पार्लर ओपन किया बोरीवली स्टेशन के पास। 5 लाख रुपए के कैपिटल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया जॉन ने। अभी उसका ड्रीम है कि आने वाले समय में उसको और 4 अलग अलग मुंबई के दूसरे दूसरे लोकेशन में ब्रांचेस खोलनी है। तो वो क्या कर रहा है, उसके पास फंडिंग नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स में बात करता है, रिलेटिव्स में बात करता है और दूसरे उसके कॉन्टेक्ट में जो कुछ इन्वेस्टर हैं उनको भी वो बात करता है। तो उससे वो क्या होता है, कुछ पीटर, टीम, श्रेय, पास्कल ऐसे करके कुछ 4 लोग उस आगे आके उसको कैपिटल देते हैं 5 lakhs का। तो उसका कैपिटल क्या हो जाता है, 25 lakhs का कैपिटल बच जाता है। और ये जो 4 इन्वेस्टर हैं वो एक्टिवली यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पूरा जो बिजनेस है वो मैनेज कर रहा है जॉन। लेकिन ये जो 4 इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने पैसा दिया इस बिजनेस के लिए। अभी इसमें से जो प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो हुआ कि जो आज पीटर, टिम, श्रेय और पास्कल ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो इक्विटी शेयर उसने होल्ड किया ये जॉन के आइसक्रीम पार्लर के बिजनेस में। तो ये एक तरह का इक्विटी हुआ जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस में हमारी पार्टनरशिप फिक्स करते हैं या पार्टनरशिप जितने अमाउंट का हमने इन्वेस्टमेंट किया उतने परसेंटेज के हम शेयर होल्डर हुए और उतने परसेंटेज का हमें प्रॉफिट, कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी तो हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना हमें वो प्रॉफिट देगी। ये है इक्विटी शेयर्स। अभी और डिटेल में जानने के लिए ये सारे ऑप्शंस जो आज आपको मैं सामने, आप जो सारे पिक्चर्स देख रहे हो आपको सबको पता होगा। जैसे कि ये है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के बिस्किट्स हम लोग जो खाते हैं वो भी इसमें लिस्टेड है। और हम अगर आप चाहें तो आप इसके भी शेयर होल्डर बन सकते हैं, इसके बिजनेस में भी आप पार्टिसिपेट। इक्विटी एक तरह का ऐसा है कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस जो चल रहा है उसमें अगर आपको वो फ़ायदा लेना है वो सक्सेसफुल बिजनेस का, लेकिन आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो आप इक्विटी शेयर के जरिए आप उसमें हिस्सेदारी अपना ले सकते हैं। इक्विटी शेयर्स यानी कि एक तरह की आप पार्टनरशिप कर रहे हो उस कंपनी के साथ। अगर आप ब्रिटानिया में आज मोर देन 50,000 करोड़ का अगर समझ लीजिए कि एक कंपनी है, अगर आप उसमें 1 लाख रुपए भी डाल रहे हो तो आप 1 लाख तक के उसमें शेयर होल्डर हो गए कि 1 लाख तक का जो भी वो प्रॉफिट कंपनी बनाएगी पूरे टोटली अपने ग्रुप का, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल 15% उसने इस साल प्रॉफिट जनरेट किया तो आपके 1 लाख के हिसाब से वो 15% का प्रॉफिट आपको देगी। उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, डी मार्ट है, डी मार्ट में से हम लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, SBI से हम लोग जो बैंकिंग कर रहे हैं, एल एन टी आपको सबको पता होगा, लार्सन एंड टुब्रो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ये भी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर आप इसके भी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आप शेयर होल्डर इसके बन सकते हैं। फिर रिलायंस ग्रुप है, कैडिलिया ग्रुप जिससे हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, आपका सबसे फेवरेट डोमिनोज पिज़्ज़ा, एपोलो हॉस्पिटल, मारुति सुजुकी आज जो कार चल रही है रोड पे मारुति सुजुकी, ये भी एक तरह से लिस्टेड। और इससे और कई ज़्यादा कंपनियां जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो सारी चीज़ें इसमें
अवेलेबल है। आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हैं और उसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इक्विटी शेयर्स एक तरह का ऐसा फ्री फ्लोट पैसा कंपनी को मिलता है जो विदाउट इंटरेस्ट कंपनी वो पैसा यूज कर सकती है। और उसमें से इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट करेगी, 20% करेगी तो 20% के हिसाब से उसको मिलेगा, 15% करेगी तो 15% के हिसाब से। और ऑब्वियसली ये सारी कंपनीज में हाई रिस्क हाई रिटर्न तो है ही। अभी जैसे मैंने बताया था, आप काफ़ी इसमें एक्साइटेड होंगे कि भाई ये सारी कंपनीज है तो हमें भी इसके शेयर होल्डर बनना है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इसमें प्राइस ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, तो वो रिस्क आप समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस है तकरीबन 2100 के आसपास। अभी एक मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 13 लाख करोड़ रुपीस। ये क्या है एक्चुअली, गौर कीजिए। आपको ये पूरे का पूरा रिलायंस ग्रुप खरीद लेना है, आपके नाम कर लेना है, तो आपको 13,63,000 रुपये, 13 लाख करोड़ रुपए आपको पे करना होगा रिलायंस को, तभी आप उसके ओनर बन सकते हैं। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं, जस्ट एक 3 महीने के प्रॉफिट जो उसने प्रॉफिट किया हुआ अपने बिजनेस से, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का प्रॉफिट उसने किया है इस ये लास्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, जब भी ये लॉकडाउन चल रहा था। इसके टोटल एसेट्स कि जो इसको आज अर्निंग दे रहे हैं, मे भी उसके मशीनरीज भी आ गए, सब कुछ आ गया, वो तकरीबन 10 लाख करोड़ के आसपास का उसका मशीनरी, ये फिक्स एसेट्स है दोस्तों। ये है पावर, ये इक्विटी। इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क काफ़ी कम है। लेकिन आज के जो कंपटीशन के दौर में आपको बहुत ही ध्यान, बहुत ही रिसर्च करना पड़ेगा। अगर ये रिसर्च आप कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपके पैसे भी इसमें डूबेंगे और आप काफ़ी टाइम इसमें बर्बाद कर सकते हैं। तो आप रिसर्च अगर अच्छी तरह से कर पा रहे हो अपनी तरह से कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि डायरेक्ट शेयर्स में क्या रहता है, प्राइस का फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, एवरी सेकंड एवरी मूवमेंट पे वो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स का। रिलायंस अगर हम देखें तो पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 500 के आसपास इसका शेयर प्राइस, सितंबर 15 के आसपास शेयर प्राइस तकरीबन 500 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। लेकिन उसको अगर आप देखोगे तो अभी के हिसाब से वो है 2115 रुपीज़। प्राइस तकरीबन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया लास्ट 5 ईयर्स के। तो हमें ये लगेगा कि ये पैसा तो 4 टाइम्स हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें हाई रिस्क काफ़ी है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी नीचे प्राइस गिरा है, यहाँ से भी काफ़ी प्राइस नीचे गिरा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये वॉलेटिलिटी को अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए शेयर्स बेस्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, उसके लिए आपके ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है या अल्टरनेटिव नहीं है, वो एक सर्विस है। म्यूचुअल फंड एक तरह का सर्विस है। म्यूचुअल फंड का अगर हम हिस्ट्री देखें, 1964 से हमारे इंडिया में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड। स्टार्टिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये यूटीआई का फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बाद 1987 में पब्लिक सेक्टर फंड जैसे एलआईसी है, एसबीआई है, जीआईसी है, ये सारे फंड्स ने लॉन्च किया था अपना खुद का म्यूचुअल फंड्स। और 1993 में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिला, और उसके बाद से रिलायंस म्यूचुअल फंड्स, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स, ये सारे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, ये सारे ने प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री लिया। और 2009 में एक ऐसा फेज आया कि जिसमें सेबी ने पूरा रेगुलेशंस जो है वो फोकस किया रिटेल इन्वेस्टर पे। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस, और अभी जो गवर्नमेंट जो चेंजेस करती जा रही है म्यूचुअल फंड में, जो सारे अच्छे बदलाव करती जा रही है, वो रिटेल इन्वेस्टर और सारे जो इन्वेस्टर है उसके हित में ही जा रहा है। अभी एक्चुअली हम समझते हैं म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या, किस तरह से ये काम करता है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप 200 लोगों का एक ग्रुप बनाया आप लोगों ने, आप 200 बच्चे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे अमाउंट 100 रुपीज़ का आप सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो तकरीबन अगर आप टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट कितना होगा, 20,000। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या होता है, वो एक माना जाता है इन्वेस्टर।
वो क्या करते हैं, वो पैसा लगाते हैं और एक फंड मैनेजर रहता है। फंड मैनेजर जो पूरा पैसा है वो डिसाइड करता है कौन सी शेयर्स लेना, कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, कौन से कंपनी का शेयर्स लेना। उन लोगों के पास पूरा एनालिसिस रहता है, सब कुछ कंप्लीट रहता है, क्योंकि वो उनका वर्क ही यही है सुबह से शाम तक कि भाई वो एनालिस करे, रिसर्च करे और कौन सी जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आइडेंटिफाई करके वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपने जो पैसा इकट्ठा करके उनको दिया वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे वो सिक्योरिटीज़ लेते हैं। मे बी अपोलो हॉस्पिटल भी हो गया, रिलायंस भी हो गया, एसबीआई भी हो गया, एलएनटी भी हो गया, कोई भी सिक्योरिटीज़ इस तरह के पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वो पोर्टफोलियो क्या करता है, रिटर्न जनरेट करके देता है और वो रिटर्न अगेन पास बैक हो जाता है इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर के पास वो रिटर्न चला जाता है। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड का साइकिल वर्क करता है। अभी म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा फायदा क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, कि जो मैंने शेयर्स पे लास्ट बताया था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है, वो आपका कम हो जाता है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। उसमें अगर आपने सिर्फ एक अपोलो हॉस्पिटल का शेयर्स लिया है, अगर वो फिर आगे जाके डाउन चला गया तो आपका पैसा है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, 25, 30, 40 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनता है, जिसके कारण आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड के जो कुछ कैटेगरीज है उसके बारे में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिस्क और रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। इसमें अगर आप देखोगे तो जो रिटर्न है यहाँ पे रिस्क कम है लिक्विड फंड की कैटेगरी में, तो रिटर्न भी जाहिर सी बात है कम है। उसी तरह अगर आप समझ लीजिए बैलेंस फंड एक तरह का है, बैलेंस फंड में मॉडरेट है रिटर्न, तो रिस्क भी मॉडरेट है। उसी तरह आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो रिटर्न हाई है तो रिस्क भी हाई है। और ज़्यादा आप हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्टोरियल फंड है। ये सारे फंड कैटेगरीज और ये सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, अगर आप इसके बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करके, जिससे आने वाले समय में आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। अभी सारे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो गोल्ड, सिल्वर, कंपनी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, फिर मार्केट, इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन सब में अगर आप देखेंगे, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। 1 लाख रुपीज़ आज से 15 साल पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उसका अगर हम देखें तो गोल्ड में तकरीबन 5.5 लाख रुपए है। अगर वही सिल्वर में देखें तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास है। कंपनी डिपॉजिट में और तकरीबन 3 लाख रुपीज़ का। उसी तरह मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो 1 लाख था वो 15 ईयर्स में 11 लाख तकरीबन हो गया। और वही चीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 22 लैक्स। अभी ये कैसे हुआ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी करता है, मार्केट में भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न किस तरह से मिला? तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कौन से एसेट्स क्लास में आने वाले समय में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसके हिसाब से अपना एलोकेशन चेंज करके वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसके कारण ये म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे पाया है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसका जो ये सर्विस है म्यूचुअल फंड का, उसके कारण ये रिटर्न मिल पाया है। मैं आपको आज फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे बोल सकते हैं आप, वॉरेन बफेट, आप सबने नाम तो सुना ही होगा कि एट द एज ऑफ 11 उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया था। अगर हम देखें एट द एज ऑफ 14 उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो तकरीबन 5000 के आसपास ग्रो हुआ था। वही इन्वेस्टमेंट उन्होंने एज इट इज़ रख दिया। कुछ सालों के बाद अगर उन्होंने, उनका जो लॉन्ग टर्म है वो कंटिन्यू चलता रहा, और अगर आप देखेंगे उनकी 66 ईयर्स की एज में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ था वो तकरीबन 17 बिलियन के आसपास पहुंच गया। और 5 ईयर्स के बाद 66 के बाद 72 अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 36 बिलियन। और 83 की एज में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 58.5 बिलियन। उनका एक ही रूल है, आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें बैठिए, आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं। वॉरेन बफेट के क्लियर एंड सिंपल स्ट्रेटेजी था, उसके कारण ये इतना वेल्थ क्रिएट कर पाए। थैंक यू, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।